हाँ भी आगे सारे। तो चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का आने का, और मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल स्टडी लूप में। ये वीडियो हमारे चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का पार्ट 2 है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ट्रस्ट मी, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो जल्दी से शुरू करते हैं और मज़े का लुत्फ उठाते हैं। चलिए। हाँ, तो रिप्रोडक्शन क्या होता है, क्यों होता है, ये सब मैंने पहले पार्ट में बता दिया है। नहीं देखा तो भाग के जाओ और देख के आओ, क्या कर रहे हो। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन जो है 2 तरह का होता है, वो मैंने नहीं बताया था पहले पार्ट के अंदर। एक होता है एसेक्सुअल, दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस पार्ट के अंदर हम सिर्फ एसेक्सुअल के बारे में बात करने वाले हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक बताऊँ आपको तो सिंगल पेरेंट इसके अंदर इन्वॉल्व होता है सिर्फ। और भी कई कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पता है मेरे को, बता देता हूँ। जैसे कि जो नए इंडिविजुअल्स हैं बिल्कुल ही कार्बन कॉपी होते हैं। ठीक है, दूसरी कह लो कि ये जो प्रोसेस है ये फास्टर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। और एग्जांपल्स अगर तुम पूछो कि कौन यूज़ करता है इसको, वो भी बता सकता हूँ मैं। अमीबा यूज़ करता है, हाइड्रा हो गया, प्लांट्स हो गए जैसे कि रोज़ हो गया, आपका पोटैटो हो गया, वगैरह वगैरह, ये इसी मोड को यूज़ करता है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है अलग अलग टाइप्स का होता है, तो हम उन्हीं को अब एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान से पढ़ना, जो मैं बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना। सारी डिस्ट्रैक्शंस को फ़िलहाल के लिए अपने से थोड़ी देर के लिए साइड पे कर लो और पूरा ध्यान इधर वीडियो पे केंद्रित कर लो, मज़ा आ जाएगा। तो सबसे पहले है हमारे पास फिजन। क्या होता है ये फिजन, उसको भी समझाते हैं। देखो कि कई हमारे पास ना यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, तो अगर इनका एग्जाम्पल आप लेना चाहो तो बैक्टीरिया हो गया हमारा, तो वो रिप्रोड्यूस करने के लिए करते क्या है कि सिंपली 2 हिस्सों के अंदर जो है डिवाइड हो जाता है, 2 आइडेंटिकल हाफ्स के अंदर कह लो डिवाइड हो जाता है। तो ये जो 2 आइडेंटिकल हाफ्स होते हैं ना, ये एक नए ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन के अंदर जो है हेल्प करते हैं। इतना समझ आया? तो ये जो फिजन है हमारा, ये अलग अलग पैटर्न दिखाता है, मतलब अलग अलग पैटर्न देखने को मिलते हैं इसके अंदर। 2 इंपॉर्टेंट की बात कर लें तो बाइनरी फिजन है एक हमारे पास, और दूसरा होता है हमारे पास मल्टीपल फिजन। इनको अब हम एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं बाइनरी फिजन के बारे में। चलिए, तो ये जो बाइनरी फिजन है, अब इसका जो डेफिनेशन है वैसे तो बहुत ईजी, और बाकी आपको नाम से भी क्लियर हो रहा होगा काफ़ी हद तक। इसका जो डेफिनेशन है, बाइनरी फिजन मतलब पेरेंट जो है वो स्प्लिट होएगा 2 नए ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए। बाइनरी से ही समझ आ रही है वो बात, ठीक है ना। तो अगर इसका एग्जांपल मांगो आप, तो अमीबा का एग्जांपल ले लेते हैं हम सबसे पहले। क्या होगा, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है अमीबा, ठीक है ना। तो जब ये सेल अपना मैक्सिमम साइज जो है रीच कर लेता है, मतलब मैक्सिमम साइज पे पहुंच गया, अपनी ऊंचाइयां जितनी छोटी सी जिंदगी में छू ली, उसके बाद ये न्यूक्लियस जो है अपने आप को डिवाइड करना शुरू कर देता है बाकी ऑर्गेनल्स के साथ में ऑब्वियसली। तो सबसे पहले तो जो है न्यूक्लियस डिवाइड होएगा, फिर उसके बाद जब पूरी तरह डिवाइड हो चुके होंगे ये, तो साइटोप्लाज्म भी जो है डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म जब डिवाइड हो गया तो उसके बाद फाइनली जो है ये 2 नए ऑर्गेनिजम्स, 2 नए अमीबा जो है बना लेगा। और ये मैंने आपको बात फर्स्ट लेक्चर के अंदर भी समझाई थी कि जब डीएनए स्प्लिट होता है तो वो अपने साथ साथ नया सेल स्ट्रक्चर लेके ही जाता है। ऐसे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है डीएनए से जो है सेपरेट हो जाना। अगला एग्जांपल हम पैरामीशियम का अगर समझे तो उसका भी सेम ही है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो सबसे पहले वही होएगा कि न्यूक्लियस जो है डिवाइड होना शुरू होएगा 2 हिस्सों के अंदर, फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। साइटोप्लाज्म के डिवाइड होते ही 2 नए जो है बिल्कुल ऑर्गेनिजम्स बन जाएंगे, पेरेंट ऑर्गेनिजम्स। बिल्कुल इजी था, कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो क्लियर है ना? चलो ठीक है यार, बहुत बढ़िया बात। फिर हम आगे चलते हैं, दूसरा समझते हैं। अब है हमारे पास अगला मल्टीपल फिजन। उसका भी नाम से ही बिल्कुल आपको क्लियर होगा डेफिनेशन। तो मल्टीपल फिजन देखो क्या होता है कि जो पेरेंट है आपका, जो मतलब ऑर्गेनिज्म का पेरेंट है, वो ना डिवाइड होता है 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स बनाने के लिए। इसका भी अब एग्जाम्पल हम लेके चलें अगर, तो हमारे पास आ जाता है इसका एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम का। उसके अंदर क्या हो रहा है कि सेल है एक यूनिसेलुलर, अब इसके अंदर भी न्यूक्लियस सबसे पहले डिवाइड होगा, वो बात ठीक है, लेकिन कि न्यूक्लियस जो है कॉन्टिन्यूसली रिपीट होता ही रहेगा। डिवाइड जो इसका डिवीजन है ना, रिपीटेडली होता ही रहेगा, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो फाइनली ये क्या करता है, अपने आसपास में एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है, बहुत थिक सी थोड़ी। उस लेयर को हम कहते हैं सिस्ट।
ठीक है, जो इसने अपने आसपास प्रोटेक्टिव लेयर बना ली है सिस्ट। उसके बाद जो है इसके अंदर डॉटर सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं। वही ना प्रोटेक्टिव लेयर, वही माँ की ममता है, बच्चों को बचाने की उसने लेयर बना ली। तो फिर उसके बाद फेवरेबल कंडीशन जब भी आती है तो ये सिस्ट जो है टूट जाती है। शायरी बनी ना, हाँ छोड़ो। तो सिस्ट जो है फाइनली टूट गई, तो उसके बाद डॉटर सेल जो है सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं और फाइनली एक नया ऑर्गेनिज्म ये भी बना लेंगे। अपनी ज़िंदगी की ऊंचाइयों को छूने के लिए ये लोग भी तैयार हो जाते हैं। चलो इतना क्लियर। नेक्स्ट अब हम समझेंगे अगले टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, नया मोड जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, उसका नाम है बडिंग। बड़ी वाला नहीं, दूसरा बडिंग होता है, समझाता हूँ। देखो क्या होता है इसके अंदर कि पेरेंट जो है उसके सरफेस के ऊपर ही ना, आउटर सरफेस के ऊपर ही एक आउटग्रोथ जो है शुरू हो जाती है। तो नया इंडिविजुअल जो है उधर से ही बन जाता है। इतना समझाया होगा। तो धीरे धीरे ये जो है आउटग्रोथ पेरेंट से सेपरेट हो जाती है और पेरेंट भी अपनी ज़िंदगी चैन से बिताने लग जाता है, और जो आउटग्रोथ है, जो नया बना है ऑर्गेनिज्म, वो भी। एग्जाम्पल लेते हैं हम सबसे पहले हाइड्रा का, एक ऑर्गेनिज्म है वो भी। तो क्या होता है उसके पास सबसे पहले सरफेस के ऊपर बॉडी के एक बर्ड सा निकलेगा, छोटा सा। फिर धीरे धीरे टाइम बीतेगा, फिर उसके बाद वो जो बर्ड है एक पूरा अच्छा खासा फुल ग्रोन जो है एक ऑर्गेनिज्म नया बन जाएगा। लेकिन ये जो आउटग्रोथ है ना बड़ी चालाक होती है, बता रहा हूँ मैं आपको क्यों होती है, प्रूफ कर सकता हूँ ये बात। क्योंकि ये अपनी पेरेंट के साथ जो है ना अटैच्ड रहता है अपने मतलब के लिए। जब तक इसको न्यूट्रिशन मिलेगा तब तक जुड़ा रहेगा। जब न्यूट्रिशन की इसकी ज़रूरत पूरी हो गई उसके बाद छोड़ के चला जाता है पेरेंट को, बहुत बेकार। तो बडिंग जो है दो तरह की होती है, एक्सोजेनस जब जो है बॉडी के बाहरली तरफ उगता है आउटग्रोथ, और एंडोजेनस जब बॉडी के अंदर की तरफ जो है आउटग्रोथ देखने को मिलती है। ये था बडिंग के बारे में। आई होप ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अच्छा एक बात है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का बहुत ईजी है, बस सिंपली दो हिस्सों के अंदर ये बट जाते हैं। फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस देखो अब आप, ये भी बिल्कुल सिमिलर है इसमें। क्या होता है इसके अंदर कि जो पेरेंट है, पेरेंट ऑर्गेनिज्म जो होता है इसके अंदर, वो एक बार जब अपनी मैच्योरिटी को रीच कर लेता है तो उसके बाद मल्टीपल पीसेस के अंदर जो है ये अपने आप ही बिखर जाता है, बस ऐसे, ठीक है। और हर पीस जो है उसमें से एक नए इंडिविजुअल को जो है जन्म दे देता है। अब ये चीज़ आप मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के साथ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसके अंदर हर सेल, हर टिश्यू एक स्पेसिफिक फंक्शन जो है परफॉर्म कर रहा है, अलग नहीं कर सकते हम उसको बॉडी में से। स्पाइरो वगैरह जो है फ्रेगमेंटेशन यूज करता है, बहुत सिंपल प्रोसेस, जैसा कि मैंने आपको बोला कि क्या होगा, मैच्योरिटी जैसे ही इसकी एक बार रीच हुई वैसे ही ये अपने आप को अलग अलग पीसीस के अंदर तोड़ना शुरू कर देगा। तो अलग अलग पीसीस के अंदर ये अपने आप बिखर जाएगा, और हर पीस जो है अपनी स्पेशलिटी के कारण एक फुल्ली ग्रोन ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है जन्म लेना शुरू कर देगा। जो मतलब कमियां होंगी अपने आप पूरी करना शुरू कर देगा। ये समझ आया? बहुत ज़्यादा इजी था, ये भी कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर भी। आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं अब हम आपके रीजेनरेशन के प्रोसेस की तरफ। ये वाला प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मेरा पर्सनली फेवरेट है। रीजेनरेशन का प्रोसेस आप पूछोगे कौन यूज़ करता है, तो इसको यूज़ करता है डेडपूल। मजाक था। हाँ, तो ये जो प्रोसेस है, ऑर्गेनिजम्स जो हैं पेरेंट के बॉडी पार्ट से ही जो है जन्म लेते हैं। इसमें बहुत प्यार भरा प्रोसेस है। क्या होता है, प्लानेरिया का एग्जांपल लेंगे हम कि ये जो है अलग अलग पीसेस के अंदर अगेन ये भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, कि हर पीस के पास एक एक बॉडी पार्ट होगा। तो बाकी जो बॉडी पार्ट हैं अब अपने आप ही ये लोग ग्रो करना शुरू कर देंगे। इनकी रीजेनरेशन सेल होते हैं स्पेशलाइज्ड, वो आगे बढ़ेंगे। उनके कारण ये अपने बाकी के बॉडी पार्ट्स जो हैं रीजनरेट करना शुरू कर देते हैं, कि मतलब एक टांग के साथ पैदा हुए तो दूसरी टांग अपने आप उगा लेंगे ये लोग। रीजनरेशन जो है कैरिड आउट किया जाता है स्पेशलाइज्ड सेल की वजह से। तो बहुत ही प्यारा सा प्रोसेस है ये, ठीक है ना। चलो इतना भी क्लियर हुआ। नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ अब हम चलते हैं। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं प्लांट्स के रिप्रोडक्शन के बारे में। उनके साथ भी हमने भेदभाव नहीं करना, उनके बारे में पढ़ेंगे ढंग से। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन नाम से ही अगेन वो क्लियर हो रहा है कि प्लांट से रिलेटेड ही है ये प्रोसेस भी। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है इसके अंदर प्लांट्स जो हैं उनके पार्ट्स को डीअटैच किया जाता है पेरेंट से, और उसके बाद उसी पार्ट से एक नया प्लांट जो है जन्म ले लेता है। तो जो स्ट्रक्चर होता है जो हेल्प करता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंदर, उसे हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोड्यूस, ठीक है। तो
अब ये जो है दो तरह का होता है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड आपका आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। दोनों को एक एक करके पढ़ेंगे, ढंग से पढ़ेंगे, समझ के करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अपनी नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के साथ समझने से, ठीक है। तो सुनना ध्यान से। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है वो भी अलग अलग टाइप्स से होती है। तो सबसे पहले होता है बाय रूट्स, ठीक है। रूट्स की मदद से, मतलब जड़ों की मदद से जब इसको अंजाम दिया जाता है, क्या होता है कि बर्ड्स जो हैं छोटे छोटे बडिंग प्रोसेस पढ़ के आए हैं, तो वो ना रूट्स के ऊपर जो है ना डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, और जब उनको सॉइल में डाल दिया जाता है तो एक नया प्लांट जन्म लेता है उनसे, ठीक है। पिक्चर सामने आ रही है, ध्यान से देखो, बहुत कोई बड़ी बात नहीं है ये समझना। नेक्स्ट होता है बाय स्टेम्स। स्टेम्स की मदद से किया जाता है इसको। उसके अंदर भी रनर्स कहा जाता है उन स्टेम को जो हॉरिजॉन्टली ग्रो करती हैं प्लांट को ऊपर की तरफ, जैसे ग्रास होगी, आपकी स्ट्रॉबेरी होगी, ठीक है ना। तो दूसरे होते हैं अंडरग्राउंड स्टेम्स। अंडरग्राउंड स्टेम क्या होते हैं, जो मिट्टी के नीचे ही प्लांट को जो है जन्म देते हैं। पोटैटोज वगैरह हो गए आपके, ठीक है। नेक्स्ट होता है बाय लीव्स। लीव्स की मदद से जब नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को अंजाम दिया जाए, लीव्स के आसपास जो है बर्ड्स डेवलप हो जाते हैं, और यही बर्ड्स जो हैं जब मिट्टी में मिलते हैं तो नया प्लांट जन्म लेता है। एग्जाम्पल ब्रायोफिल्म का ले लो आप, पिक्चर आ रही है, ध्यान से देखो, उसको भी समझ आएगा। अब नेचुरल वेजिटेशन समझ आ गया, तो हम चलते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे तरफ। अब उसको समझते हैं। ये भी अलग अलग तरीक़ों से होती है। सबसे पहले कटिंग। इसके अंदर क्या करते हैं, पार्ट जो है ना प्लांट का एक, उसको कट कर लेते हैं, फिर उसको ना सॉइल के अंदर डाल देते हैं, जो एक नए प्लांट को जो है जन्म दे देता है। अब इस मेथड से रोज़ जैसे प्लांट्स को उगाया जाता है। देखा भी होगा आपने, गुलाब इसी मेथड से उगता है। फोटो सामने आ रही है, ध्यान से देखो, उसको समझो। अब नेक्स्ट जो है तरीका वो है लेयरिंग का। इसके अंदर क्या करते हैं, नए प्लांट को उगाने के लिए जो स्टेम है पेरेंट प्लांट की, उसको जो है बिना डीअटैच करे इनिशियली जो है नया प्लांट को उगाया जाता है। अब इसके भी दो तरीके होते हैं। पहला है माउंट लेयरिंग। क्या किया जाता है, जो पेरेंट प्लांट है उसकी स्टेम को सारी पत्तियां वगैरह उससे साफ करके मिट्टी के अंदर डाल दिया जाता है। फिर जब रूट्स ग्रो होना शुरू होती हैं तो उससे एक नया प्लांट निकल आता है, और फाइनली जो है स्टेम को काट दिया जाता है, मतलब पेरेंट प्लांट से अलग कर दिया जाता है। फोटो सामने आ रही है, समझो उसको। नेक्स्ट है एयर लेयरिंग। अब उसके अंदर क्या करते हैं, अब जो ऊंचे लंबे अकड़ वाले जो हैं प्लांट्स, जिनको बेंड ही नहीं किया जा सकता, अब उनको जो है ऊपर ही उनको थोड़ा सा काट के ना मॉइस्ट जो है कॉटन लगा के, फिर प्लास्टिक की उसके ऊपर लेयर रैप करके छोड़ दिया जाता है कुछ दिन के लिए। फिर जब उसमें रूट्स ग्रो हो जाती हैं तो फाइनली उसको काट के अलग करके मिट्टी के अंदर डाल के उगा दिया जाता है, जिससे एक नया प्लांट जो है जन्म ले लेता है। समझ आया। अब लास्ट जो है इसका होता है ग्राफ्टिंग। अब इसके अंदर क्या करते हैं, दो पार्ट जो होते हैं दो प्लांट्स के, उनको जो है आपस में जोड़ दिया जाता है। कैसे जोड़ दिया जाता है कि दो हिस्से हो गए ना प्लांट के, जैसे एक हिस्सा होता है जिसको ज़मीन में डाला गया, उसे कहते हैं स्टॉक, और दूसरा हिस्सा जिसको जोड़ा जाता है उसको कहते हैं स्कॉइन। तो इनको आपस में जोड़ दिया जाता है प्लास्टिक वगैरह रैप करके, और नया प्लांट जन्म लेता है। नेक्स्ट होता है तरीका माइक्रो प्रोपेगेशन का। अब इसके अंदर क्या करते हैं, प्लांट की जो टिप होती है स्टेम की, उसके ऊपर से कुछ टिश्यूज़ को जो है ले लिया जाता है, फिर उनको एक मीडियम में डाल के अलग से जो है लेबोरेटरी के अंदर प्रोसेस किया जाता है, और फाइनली उससे एक नया प्लांट बना दिया जाता है। इसे टिश्यू कल्चर भी कहते हैं। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस। क्या है हमारी इस वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की, फ़ायदे भी तो होने चाहिए ना इससे, कुछ इतनी मेहनत लगती है इसके अंदर, पढ़ा हमने। फ़ायदे इसके देखो क्या है कि कुछ प्लांट्स जो बहुत कम सीड्स देते हैं या सीड्स देते ही नहीं, उनको भी हम इसके मदद से ईजिली उगा सकते हैं। और कुछ प्लांट्स जो हैं ऐसी जगह पे अगर उगाने हैं जहाँ की इन्वायरमेंटल कंडीशन उस पर्टिकुलर प्लांट को सपोर्ट नहीं करती है, उसकी जर्मिनेशन को सपोर्ट नहीं करती है, वहाँ पे भी हम इजीली प्लांट उगा सकते हैं ऐसी जगह के अंदर। और थर्ड फायदे की अगर इससे हम बात करें कि गुड क्वालिटी के जो हैं, इससे अच्छी खासी क्वालिटी के प्लांट जो हैं उगते हैं, और बहुत जल्दी और ईजियर तरीका है ये प्लांट्स को उगाने का। इतना क्लियर, आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका है वो है पार्थोजेनेसिस। अब उसके अंदर क्या करते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मॉडिफिकेशन तरीका है ये,
क्या करते हैं कि एग्स को डेवलप करने के लिए ना ऑफस्प्रिंग्स के अंदर बिना फर्टिलाइजेशन के लेबोरेटरी के अंदर प्रोसेस करके ही ऑफस्प्रिंग्स बना दिए जाते हैं एग से। नेक्स्ट है स्पोर फॉर्मेशन का तरीका। इस तरीके में अब क्या किया जाता है, सबसे पहले समझो स्पोर क्या होते हैं। ठीक है, स्पोर क्या होते हैं आपके कि एक ना सिंगल सेल्ड एक स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा थिक सा। ठीक है, और ऐसे ही कई सारे जो स्पोर्स होते हैं एक सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर इकट्ठे किए जाते हैं, जिसे स्पोरेंजिया कहा जाता है। और ये जो है रेन की वजह से, हवा की वजह से, आप इंसेक्ट्स की वजह से ना आसपास उड़ने शुरू हो जाते हैं। और ये इन्वायरमेंटल कंडीशंस को भी जो है बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंट होते हैं। आंधी है, तूफान है, इनका कुछ बिगड़ता नहीं है, और एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट रहते हैं ऑलमोस्ट हमेशा। फंगस आपने देखी होगी, ब्रेड वगैरह को छोड़ दो लग जाती है। तो वही है कि ब्रेड के सरफेस के ऊपर स्पोर्स गिर जाते हैं, और जब डिज़ायरेबल कंडीशंस आ जाती हैं तो ये जर्मिनेट होना शुरू हो जाते हैं और फाइनली रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मॉइस्ट होते हैं और इनको एक मॉइस्ट सरफेस ही चाहिए होता है उगने के लिए। क्लियर? आई होप समझ आया होगा। तो इतना ही था आज के लेक्चर के लिए। आई होप समझ आया होगा। समझ आया है, मैंने इतनी मेहनत करी है, तो आप भी अब थोड़ी मेहनत करो। कुछ सवाल छोड़ के जा रहा हूँ आप लोगों के लिए, कोशिश करो, ढूंढो, मेहनत करो या बुक के अंदर देखो, जो मर्जी करो, जवाब ढूंढो। इनके जवाब मिल जाएं तो मेरे तक जवाब पहुंचा दो। इंस्टाग्राम पे डीएम कर दो, ईमेल कर दो, टेलीग्राम पे भेज दो, जैसे भी आपकी सुख सुविधा है। डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक मिल जाएगा, बस मेरे तक जवाब पहुंचा देना। तो चलिए अब अलविदा लेते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और मज़ा आ रहा है मेरे लेक्चर्स में तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो। मज़े का फ़ायदा उन्हें भी उठाने दो, अकेले मत उठाओ, और रिवाइज़ करते रहो।